सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर जो अभी 6 हुआ था उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। देखो, एक छोटा सा जैसे मतलब बात बतानी थी कि ये जो पीटीएस वाले मॉक है ना, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरे को ऐसा फील है कि रेलेवेंट नहीं है ये चीज़। क्यों नहीं है? देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन अपन ऑब्वियसली देखेंगे और सारे मैं करवाऊंगा, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, बंद नहीं करेंगे। देखो, ऐसा है कि जैसे मतलब जो अपने अभी जैसे प्रीवियस पेपर हुए थे 2017 के और 18 के 19 के, उनमें जो मेंस में या फिर सीजीएल में जो बेस्ट क्वेश्चन थे ना, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल के बेस्ट क्वेश्चन सच में, या फिर जो लेंथी बोल सकते हैं या फिर जो हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, उन सभी को कंपाइल करके इन पेपर्स में डाल दिया गया है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये वही हैं, ठीक है। तो जिन्होंने मतलब जैसे ये पेपर्स को या फिर इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया है, उनको तो ये चीज़ें ईजी लग रही होंगी, वो सिंप्लीफाई कर भी पा रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ है या फिर जैसे सिलेबस कंप्लीट करके डायरेक्टली वो पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है, ठीक है। और मतलब गिवन टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके एक अच्छा स्कोर लाना तो मतलब बिल्कुल भी जैसे पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है इन पेपर्स में, ठीक है। बहुत से बच्चों का मतलब ये कंसर्न आ रहा था कि मतलब जैसे स्कोर नहीं आ पा रहा है तो मतलब क्या करें, हमारी मतलब तैयारी पूरी नहीं है या फिर नहीं है। तो मतलब ऐसा है कि तैयारी है आपकी, ये पेपर का लेवल ही ऐसा है, ठीक है, बनाए ही इस हिसाब से गए हैं। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि अगर आपको ये जो पीटीएस वाले मॉक है इनसे अपने स्कोर का एनालिसिस करना है तो एकदम इनवैलिड चीज़ होगी वो। हाँ, आप ये एनालाइज जरूर कर सकते हो कि मुझे मतलब कौन सी चीज़ को सिंप्लीफाई करने में आसानी हो रही है, कौन सी हार्ड लग रही है, मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूं। पेपर ख़त्म होने के बाद में मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें जरूर आप देख सकते हो। बाकी तो देखो, स्कोर नहीं एनालाइज किया जा सकता क्योंकि इसी हिसाब का लेवल है। दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। तो अभी देखो, मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। बाकी मैं तो जैसे सारे सॉल्यूशन ऑब्वियसली करवाऊंगा क्वेश्चंस के, मैं ऐसे नहीं है कि छोड़ दूंगा बीच में सारी चीज़ें। लेकिन ये मतलब कोई भी जैसे कमेंट या फिर पॉइंट या मुद्दा नहीं लेके आएगा एक भी बार या एक भी बंदा कि मतलब इस तरीके से सॉल्यूशन थोड़ी होता है, एग्जाम में बैठ के आप दे के देखो। तो मुझे पता है और ये सारी चीज़ें मैंने पहले बोल दिया, क्योंकि जैसे मतलब बच्चे आते हैं, बीच में से कोई एक या दो क्वेश्चन देखते हैं और उनको लगता है कि ऐसे कैसे एग्जाम में कर लेगा। तो भाई मेरे को पता है वो नहीं हो पाएगी चीज़, और ये इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बोल दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले नंबर के क्वेश्चन है, इसमें क्या बता रहा है पहले नंबर वाले में कि एक इलेक्शन है, उसमें 10% वोटर्स हैं, वो जो है वो वोट नहीं करते हैं। तो भाई 100% वोटर्स थे, उनमें से 10% ने वोट नहीं दिया, मतलब 90% ने वोट दिया है अपना, ओके। सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है कि 60 वोटर्स ने जो है वो बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया। मतलब 60 लोगों ने बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ा, इस चीज का मतलब क्या है कि उन्होंने कोई वोट डाला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। अगर विनर को 47% मिले तो वो इन्हीं का मिला होगा, ठीक है। और अगर इसको 47 मिला है तो जो हारा है बंदा उसको कितना मिला होगा? भाई 90 में से 47 जाएगा तो 43 हारे हुए को मिलेगा। ये विनर के हैं, ये लूजर के हैं। ये बोल रहा है कि 308 वोट ज्यादा मिले इसके राइवल से, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 308 गिवन है नंबर ऑफ वोटर्स। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, अगर इन क्वेश्चन को आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के एक एक चीज को पढ़ के एक एक चीज लिखोगे और एक एक चीज को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, वही बात कि गिवन टाइम लिमिट में बिल्कुल नहीं हो सकते, ये मुद्दा यही था बस, ठीक है। अब देखो, जो 308 अपन को क्वेश्चन में गिवन है वो तो था कि इन दोनों का अंतर। अरे लेकिन एक बात मैंने ये भी तो देखी कि 60 लोगों ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। तो अगर मैं इसमें से 60 कटा दूं तो 248 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये वाला बंदा जीता होगा, हाँ या ना? यानी कि जो 248 वैल्यू है वो हो जाएगी इन दोनों के अंतर की, मतलब 4% की। और अगर मुझे निकालना क्या है, मेरे को नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं, मतलब टोटल 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 100 की वैल्यू निकालूंगा या फिर 100% बोल दो, 4 से ये कटेगा 62 टाइम्स 6200 वैल्यू आ जाएगी। जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ये तो इजी था, मतलब इसमें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, इलेक्शन का टाइप अपन ने इजीली कर भी रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे चलते हैं। एक विलेज ट्रेड फेयर है, उसमें एक आदमी एक हॉर्स और एक कैमल टुगेदर खरीद सकता है। खरीदता है 51,250 रुपए के, दोनों मिला के, हॉर्स और कैमल, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं कि उसने हॉर्स को तो 25% के प्रॉफिट पे बेचा और कैमल को 20% के लॉस पे बेचा, और दोनों की सेम
एसपी है, ठीक है, एसपी दोनों की सेम है, ठीक है, एसपी ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ कैमल। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है चीपर एनिमल की, यानी कि जो सस्ता वाला एनिमल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को अपन बिना सिंप्लीफाई किए बिना, मतलब कोई भी वैल्यू या डेटा यूज किए बिना आंसर को टिक मार सकते हैं। और मैं बताऊं आंसर क्या आएगा भाई, इसको 20% यानी 80, ये 125 हो जाएगा, इक्वेट करेंगे, ये 20,000 आंसर आएगा इसका। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे आया और ये इतना जल्दी कैसे हुआ। भाई बहुत ध्यान से सुनना, और ये एक तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मैंने लगाया है, बस और कुछ नहीं है। तरीका मैं आपको पूरा बताऊंगा, वो डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। देखो कैसे किया कि भाई कोई एक चीज है, वो 51,000, दो चीजें हैं, वो अपन ने 51,250 रुपए की खरीदी। उन दोनों का मान लो कोई ना कोई प्राइस रहा होगा जो मिलके इतना बना होगा, ठीक है। इसने घोड़े को बेचा मान लो 25% के प्रॉफिट पे, और ये दोनों की एसपी दे रखी थी। अरे भाई आप 6600 एसपी सस्ते वाले की दे रखी है ये, ठीक है, सीपी। तो इस 6600 को अगर आप 25% के लाभ कर दोगे और जो दूसरे वाली चीज बचेगी उस पर 20% की हानि कर भी दोगे, तो क्या आप कभी 51,000 पे पहुंच पाओगे क्या? मतलब ये जो दो ऑप्शन थे ये तो इस क्वेश्चन के लायक ही नहीं थे, इन दोनों ऑप्शनों से तो बन ही नहीं सकता है आंसर। 25,000 पे भी देखो मैं क्या करता हूं, 25,000 की चीज है तो दूसरे वाली चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 26,000 के लगभग हो जाएगी ना, ठीक है। अब देखो एक चीज 25,000 की, मैं लगभग बातें कर रहा हूं सिर्फ, दूसरी चीज 26,000 की। अरे भाई 25,000 वाले को तो आप 25% के और प्रॉफिट पे बेचोगे, मतलब और प्राइस बढ़ेगी। 26,000 वाले को आप लॉस पे बेचोगे तो 26,000 से वैल्यू बहुत नीचे जाएगी। अरे तो ये दोनों चीजें क्या कभी इक्वल आ पाएंगी? क्या नहीं आ पाएंगी। पर देखो जब मैंने 20,000 ऑप्शन लिया तो एक तरफ था 20,000, एक तरफ था लगभग बता रहा हूं 31,250 ही आएगा, लिख देता हूं। अब देखो इसमें अगर मैं 25% बढ़ाता हूं तो मेरे को दिख रहा है कि ये ऊपर जाएगी वैल्यू, ठीक है, लगभग जाएगी ये 25,000 के आसपास। लगभग क्या, ये तो पूरी 25,000 बन जाएगी। और 31,250 के ऊपर आप 20% की हानि करोगे, मतलब 80/100 की वैल्यू निकालोगे, ये भी 25,000 आएगी, तो दोनों इक्वल आ गई। और दिख रहा ही था कि भाई इसको तो नीचे लेके आना है, इसको ऊपर लेके जाना है, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये आंसर कर दिया था। आया समझ में? मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करना होता है, आप ऑब्जर्वेशन से, एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हो। अब मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है। भाई मैंने देखा कि दोनों की एसपी जो है उसकी बात कर लेते हैं, एक की तो 125 है, एक की 80 है, ठीक है। ये 20% लॉस था, ये 25% प्रॉफिट था। अगर मैंने इनको काटा तो 5 से काटेंगे 25 और 16 आ जाएगा, ये एसपी का रेशियो है। और जब भी मेरे को ये पता होता है ना कि अगर सेम सेलिंग प्राइस है तो मैं इनके दोनों के रेशियो को अगर उल्टा कर दूंगा तो वो कॉस्ट प्राइस मिल जाती है मुझे, 16 और 25, हाँ या ना, ठीक है। यानी कि 16 और 25 का मैं जोड़ करूंगा तो 41 आएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में 51,250 वैल्यू है वो 41 की है, और मुझे चाहिए चीपर एनिमल, ऑब्वियसली ये चीपर है, तो मुझे 16 की वैल्यू निकालनी है। काटा पीटी तो अपन इजीली कर सकते हैं। इस 41 से देखो ये एक बार जा रहा है, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार, 1250 आ गया, 16 से गुना करेंगे 20,000 मेरा आंसर आ जाएगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने दोनों चीजें बताई कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक मार्क प्राइस है एक चेयर की। अब ये हार्ड क्वेश्चन है भाई, यहां तक इजी लगेगा, देखना मैं बताऊंगा एक स्टेप तक, फिर उसके आगे आपको थोड़ा सा अब इसमें करना ही पड़ेगा, वो उतनी कैलकुलेशन कुछ नहीं कर सकते उस चीज का, इसीलिए मैंने बोला था कि ये चीजें इररेलेवेंट है। देखो मार्क प्राइस एक चेयर की 37.5% ज्यादा है उसके सीपी से। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को बढ़ाया जाता है इतने परसेंट से, प्रॉफिट 3 टाइम्स हो जाता है। इनिशियल मार्क प्राइस चेयर की दे रखी है, तो इनिशियल मार्क प्राइस लिख दी मैंने, 3850 दे रखी थी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला कि मैं यहां से सीपी पे जाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसने देखो दे रखा था कि मार्क प्राइस जो है वो इतनी ज्यादा है सीपी से, तो इजीली जा सकते हैं अपन। कैसे जाएंगे? सीपी निकालना है। सीपी का मैं अगर देखो 137.5% मोर है ना, तो सीपी का 137.5% कर दूं बटे 100 कर दूं, वो मेरे को 3850 दे रखा है। क्योंकि सीपी पे अपन जब भी कोई परफॉर्म करते हैं फंक्शन तो वो अपन को एमपी पे लेके चला जाता है। और मतलब ऐसा होता है कि ये वाली चीज़ें मेरे को सीपी पे दे रखी होती तो मैं यहाँ पे 100 बाय चीज़ें करता, लेकिन अभी उल्टा दे रखा था कि एमपी इतना ज़्यादा दे रखा था, तो अपन सीपी पे करेंगे। ये सब पता है आपको, बातें मैंने सारी डिटेल में समझा रखी हैं। तो अभी देखो सीपी निकालेंगे अपन, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा, यानी सीपी इज इक्वल टू आ गया 3850। बाकी मैं चलो डायरेक्टली काट देता हूँ ना, इतना अपन को मुश्किल क्यों ही बनाना है, या फिर चलो लिख लो 3850 इंटू 1000 और बटे में 1375 आ जाएगा। इनको काटेंगे तो भाई किससे कट रहा है,
ये कट रहे हैं, काट दूं क्या, 25 से काट देते हैं, 25 से कटेगा 5 बार, फिर 12 बच गया, फिर 5 बार, और ये 25 से कटेगा 40 बार, फिर 11 से कट रहे हैं, 11 से 5 बार कट रहा है, 11 से 350 बार कट गया, और 5 से ये 70, 70 चौके 2800 आ गया। मतलब जो सीपी की वैल्यू है वो 2800 आ गई। यहाँ तक इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मानता हूँ। अब लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आती है। मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा कि जैसे देखो इसमें दो एसपी की बातें करी गई हैं भाई। देखो इसने क्या बोला कि एसपी और एमपी दोनों को इंक्रीज किया जाता है, प्रॉफिट इतना टाइम्स बन जाता है। तो इनिशियल एसपी बताओ, मतलब एक इनिशियल एसपी एक बाद वाली एसपी, दो एसपी की बात चलेंगे, SP1 और SP2 मान लेंगे उनको। यानी इसने क्वेश्चन में पता है क्या बोला, देखो पहले तो ये देखो 44 4/9 जो है ये 4/9 ही है। क्यों? क्योंकि देखो 11 1/9 जो होता है उसका फ्रैक्शन 1/9 होता है, इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, वही चीज लिखी है, 4/9 आ गया। लेकिन देखो इतना इंक्रीज हुआ है तो 9 पे 4 इंक्रीज मतलब 13/9 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया मुझे। यानी कि जो SP2 है ना वो इसने देखा है SP1 का 13/9 टाइम्स है। ये देखो ये लिख रखा है SP और MP दोनों को इंक्रीज किया है, मैंने इंक्रीज कर दिया SP1 को इतना, तो SP2 निकल के आ गया। मार्क प्राइस की अपन को नीड नहीं पड़ रही है अभी, ठीक है। एक बार आगे चल लेते हैं। देखो इसने एक बात और बोली कि प्रॉफिट जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि SP2 में से अगर मैं CP को कटा दूं तो प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट, CP तो सेम ही रहा है ना, इसलिए CP माना। ये प्रॉफिट बराबर है 3 टाइम्स ऑफ पहले वाले प्रॉफिट के, यानी SP1 माइनस CP। CP दोनों तरफ सेम रहा है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, SP2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देखो 3SP1 बन गया, और ये 3CP है माइनस का, ये प्लस होगा तो माइनस का 2CP बच जाएगा। थोड़ी सी देखो कहीं अगर बाई चांस कैलकुलेशन में एरर हो जाए इस तरीके से, क्योंकि भारी दिमाग चलाना पड़ रहा है, तो इग्नोर करना, बाकी चीजें समझने पे फोकस करना है अपन को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, SP2 की वैल्यू मिल गई, क्या मैं ये रख सकता हूं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर? यहाँ रख देता हूं मैं। तो देखो क्या मिलेगा, ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूं, तो 3SP1 माइनस 2CP, CP की वैल्यू भी है अपने पास में, वो भी रख देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, 3SP1 और माइनस में 2 इंटू CP की वैल्यू 2800 बराबर में SP1 और इंटू में 13 और बटे में 9। बिल्कुल क्लियर है। ये 5600 बनेगा, उधर चला जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, SP1 को कॉमन ले लिया, 3 माइनस 13/9 बच गया, ये उधर जाके 5600 बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। 27 में से 13 जाएगा तो 14/9 बचेगा, ठीक है। तो देखो SP1 इज इक्वल टू 14, सॉरी SP1 इंटू 14/9 बराबर 5600, ये इससे कटेगा 400 बार और 3600 आ जाएगा SP1 की वैल्यू। इसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनिशियल SP1 इनिशियल वाला ही था, 3600 वैल्यू आ गई, ये जो ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, चीजें मुश्किल नहीं है, अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ोगे एक एक चीज करोगे तो कर लोगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुश्किल है, लंबा है, सोचने पे मजबूर करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। घर पे बैठ के करना मेरे को पता है बहुत इजी होता है, इसीलिए सिंप्लीफाई हो गया, वरना तो होता भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पे आते हैं। एक सिस्टम है, उसको फिल किया जाता है 2 पाइपों से, 8 और 10 मिनट लेते हैं, 8 और 10 एलसीएम लेंगे 40, ये 5 और ये 4। आगे बढ़ते हैं। दोनों पाइपों को ओपन किया गया सर्टेन टाइम के लिए, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण 5/8 काम कर रहा है फॉर्मर, मतलब ये वाला पाइप, और लेटर वाला कर रहा है 3/5 यानी ये। ऑब्स्ट्रक्शन को सडनली रिमूव कर दिया गया, सिस्टम जो है वो 3 मिनट में भर गया उसके बाद में। यानी कि अब देखो यहां पे क्या है, बाद में 3 मिनट में वो भर गया, मतलब कि पहले तो क्या हुआ, 5 की एफिशिएंसी नहीं थी, उसका 5/8 ही काम कर रहा था, और इस 4 वाले का कितना 3/5 ही काम कर रहा था। ये कितनी देर चला मुझे टाइम का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनका ऑब्स्ट्रक्शन हटाया गया तो 9 की एफिशिएंसी से 3 मिनट में वो पाइप भर गया, मतलब 27 काम पूरा हुआ। यहाँ पे 40 काम था, उसमें से 27 हो गया, मतलब ये वाली जो चीज है इस एफिशिएंसी से मैंने सिर्फ 13 काम करवाया, 13 काम करवाया, इससे 13 में इसका भाग लगाएंगे, इजीली टाइम आ जाएगा। तो देखो 25/8 और प्लस में 12/5, एलसीएम लिया 40 आया, 125 आएगा, यहाँ पे 96 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा 221 आ जाएगा, और बटे 40 आ गया भाई, 13/221 और इंटू में 40 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 520/221। अब देखो भाग 3 बार तो ज्यादा चला जाएगा, 666 कुछ पहुंच जाएगा, 2 बार में ही भाग जाएगा, और 2 बार में भाग जाएगा तो 442 होगा ना,
यहाँ बच जाएगा 78 बच जाएगा, तो 78/221। पर ऐसा ऑप्शन तो नहीं है भाई, सब में देखो 17 ऐसी वैल्यूज है, मतलब ये कटेगा पक्का, और ये कट जाएगा 13 से, 13 से 6 बार, 13 कम 13 और 13 से 7 बार, यानी 2 सही 6/17 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी था, इसमें तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। इस पे आ जाओ, ये भी इजी है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी बस, और तो क्या ही होगा। चलते हैं, देखो इसने क्या बोला कि 80,000 वैल्यू सम है वो इतना बन जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% की रेट से, लेकिन सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब भाई इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपन ट्री मेथड लगा देंगे, या फिर अपन जैसे रेशियो मेथड लगा देंगे, पर थोड़ा सा मेरे को क्या दिख रहा है कि ये वैल्यूज कटती हुई दिख रही हैं, या फिर ये क्यूब दिख रहे हैं मेरे को। देखो कैसे, मैं बताता हूँ भाई। 92610 अपॉन में 80,000, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में रेट 10 अपॉन में 100 की पावर टाइम के, हाँ या ना। अब देखो 0 से 0 कट गया, ये 21 का क्यूब होता है और ये 20 का क्यूब होता है, तो 21/20 का क्यूब। तो देखो इधर भी तो देखो क्या बन रहा है, 11/10 बन रहा है। अरे मैंने एक गलती कर दी ना कि भाई सेमी एनुअली करना था, तो 10% की जगह 5% आएगा, रेट आधी हो जाएगी ना भाई 10% की, ठीक है। तो ये 1/20 आ जाएगा। अब इधर भी देखो 21/20, इधर भी 21/20, मतलब टाइम की वैल्यू 3 ईयर आ गई। ये तो बहुत ईजी था, टाइम इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। मैंने मतलब क्या दिमाग लगाया कि मेरे को ये दिख गए थे कि ये क्यूब्स दिख रहे थे, अगर ये पावर 4 दिखती तो उस हिसाब से करते, ऐसा कुछ नहीं दिखता तो फिर मैं पक्का रेशियो मेथड लगा रहा होता, वो वेरी कर जाएगा। 6 नंबर पे आओ। 6 कॉपीज ऑफ अ बुक है वो कैन बी ब्रॉट फॉर अ सर्टेन सम पेबल एट द एंड ऑफ अ ईयर। 7 कॉपीज ऑफ द सेम बुक कैन बी बॉट फॉर द सेम सम इन कैश मनी। कि मतलब अगर मैं ऐसे किताबें खरीद के लेता हूं तो 6 वरना 7, मतलब एक बुक जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे लग रही है, यानी कि जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो 1 है, और सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है। देखो क्वेश्चन में रेट पूछ रहा है अपन से बस, तो कैसे निकालेंगे कि 6 किताबें खरीद रहे हैं, 6 कॉपियां खरीद रहे हैं आर रेट से 1 साल के लिए, एंड ऑफ द ईयर बात करी थी, अपॉन में 100, और रेट जो इंटरेस्ट है वो 1 ही था। तो यहां से मैं रेट निकालूंगा 100/6 आएगा, और 100/6 की फ्रैक्शन तो एक्चुअली में 16 सही 2/3 होती है, पर 16.7 इसको टिक टिक कर सकते हैं, मतलब ये 16.66 चलता जाता है, तो ये मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया। 7 नंबर पे आ जाओ। एक कंप्यूटर है, उसको या तो 19,000, ये भाई भयंकर क्वेश्चन है, भयानक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट है, और वो भी किस चीज की, सिंपल इंटरेस्ट की। और अपन को पता ही है सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की तो कहानी क्या होती है, बताने की नीड नहीं है, देखो फिर भी समझेंगे अपन कि भाई एक कंप्यूटर को या तो 19,200 रुपए कैश में बेचा जाता है, या फिर उसको 4800 रुपए डाउन पेमेंट देके 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में बेचा जाता है, 5 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। तो ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बता दो भाई, और नियरेस्ट मतलब ऑब्वियसली इतना दूर दूर ऑप्शन है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे अपन भी। करेंगे कैसे, अब ये देखिएगा भाई। मेरे को एक बात बताओ, मुझे टोटल कंप्यूटर के 19,200 रुपए देने थे, डाउन पेमेंट मैंने 4800 दे दिया, तो पैसे बच कितने गए, 14,400 रुपए बच गए, इन दोनों को घटाया मैंने, यानी इतने रुपए की मुझे ईएमआई बनवानी पड़ेगी, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन दुकानदार के पास में तो एक्चुअली में क्या होगा, 12% की रेट से ही पैसा जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 12% भी नहीं लगेगी, 12% तो पूरी 1 साल की थी, 1 ईयर की। मैंने तो पैसा 5 इंस्टॉलमेंट यानी 5 महीने में ही दे दिया, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट था देखो, यानी 5 मंथ में दे दिया, मतलब 1 महीने की 1% रेट, 5 महीने की 5% रेट हो गई, मतलब 5% इंटरेस्ट लगेगा मेरे। 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब 20 पे 1 का इंटरेस्ट, मतलब 21/20 मेरा ब्याज लगेगा। यानी दुकान वाले के पास में 14,400 का 21/20 इतने रुपए जाने चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा मुझे, ये इंस्टॉलमेंट ऐसे कोई देता नहीं है अपन को, हर कोई फायदा कमाता है। तो अब मैं सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा। कैसे लगाएंगे, देखो कि भाई मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि जो मैं 5 इंस्टॉलमेंट दूंगा वो 5 की 5 100 रुपए की हैं, ठीक है, 100 100 100 100 और 100। बस एक कहानी जो मैंने बहुत बार रिपीट करी है वही चीज यहाँ पे लगेगी कि जो आपने पहले महीने पैसे जमा किया ना फर्स्ट मंथ के एंड में, उनके ऊपर दुकानदार 4 महीने के लिए ब्याज कमाएगा। 4 महीने की रेट 4% थी, 100 रुपए के ऊपर 4% के हिसाब से 4 ही रुपए वो ब्याज कमाएगा।
जब दूसरे महीने के एंड में मैं पैसे दूंगा तो उनके लिए दुकानदार 3 महीने में ब्याज कमाएगा 3 रुपए का, इनके लिए 2 रुपए का ब्याज, इसके लिए 1 रुपए का ब्याज, और ये जब मैं दूंगा तो मेरा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, तो दुकानदार कोई ब्याज नहीं कमा पाएगा, यानी 0 रुपए का ब्याज। इन सबको जोड़ेंगे तो देखो ये तो 500 बन गया, 4 3 7 दोनों और 1 10, यानी 510 रुपए मैं उसको चुकाऊंगा एज आ ब्याज, या फिर 510% बोल सकते हैं अपन एक्चुअली में। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 20 से इसको काटूंगा तो 720 और इंटू 21 करेंगे अपन, या फिर ऐसा ही पड़ा रहने देते हैं, 720 इंटू 21। ये वैल्यू किस चीज की है? ये वैल्यू 510 की है, और मुझे तो 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है ना अपन को, यानी कि बटे इसमें 510 हो जाएगा और इंटू इसमें क्या हो जाएगा 100। भाई 1 0 से 1 0 कट गया। अब इनको काटेंगे 3 से तो ये 17 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो देखो 2 0 एज इट इज आ गई, 7 दूनी 14, 49 और 1 50, 50,400 बटे 17। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, क्या आएगा देख लो भाई। 17 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? 17 से 2 बार ही जा पाएगा, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। कितना? 2 बार जाएगा। फिर कितनी बार? 9 बार जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 6, और फिर आ जाएगा 4, और फिर पॉइंट आ जाएगा 7। तो 2964 को मैं 2965 बोल सकता हूँ। ये जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। बस ये बात इसमें एक ध्यान रखने वाली होती है कि अपन को ब्याज किस तरीके से भरना है। 8 नंबर पे चले, हाँ जाओ 8 नंबर पे। इस तरीके से क्वेश्चन अब बताओ, ये एग्जाम में करने लायक चीजें नहीं है ना। बाकी हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, लेकिन सारे जब ऐसे आने लग जाए तो फिर तो क्या ही कहना है मतलब। ठीक है, 8 नंबर पे देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी 2020 में 5:4 था। क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इनकम 2020 में और 21 में 4:5 और 2:3 था। टोटल इनकम ऑफ ए और बी की 2021 में अगर बन जाए 705600, तो इनकम ऑफ बी बता दो 2021 में। ये तो मैं मान सकता हूं कि इतना कोई हार्ड चीज नहीं है। कैसे किया होगा देखो मैं बताता हूं कि भाई मैं सिर्फ 2021 की बातें करूंगा, जो कि ये वाली चीज है और ये वाली चीज है, और लेना मुझे 5 हिस्सा इसका है और 4 हिस्सा इसका है, बस यही काम करना है। तो 5वां हिस्सा लेना है 5/4 का, और 4 हिस्सा लेना है 3/2 का, यानी कितना हो जाएगा 25/4, और ये तो कट के 6 ही आ गया। पर मैं तो रेशियो के अंदर नीचे कुछ भी नहीं रखता हूं, तो ये बन जाएगा 25:24। ये दोनों का ए और बी का मतलब 2021 का इनकम है, जो कि मुझे इतना दे रखा था, यानी वैल्यू बटा किसकी, यानी 49 की वैल्यू है। अब निकालनी किसकी है? इनकम ऑफ बी बतानी है 2021 में, मतलब 24 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इनको काट लेते हैं भाई। 49 से ऑब्वियसली इसमें एक ही बार भाग जाएगा, तो बच कितना गया? 21 बच गया। 215 बनेगा, 4 बार भाग जाएगा, और फिर 6 मतलब 4 बार ही भाग जाएगा, 0 0 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, 0 आ गए, 24 चौके 96 हो गया, और फिर कितना 6 आ जाएगा और 34 बन गया, सॉरी 5 आ जाएगा ना, 345600, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ये तो बहुत ईजी है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में फिर डरेंगे तो मतलब फिर तो बात नहीं बनेगी, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को तो इजीली कर ही लेना है। ठीक है, 9 नंबर पे आओ। ये भी बहुत इजी है। इस चैप्टर का एक ही फॉर्मूला ऑब्वियसली मैं हर बार ध्यान रखने को बोलता हूं कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या बोला कि भाई रेशियो ऑफ कैपिटल्स मतलब इन्वेस्टमेंट वो अपन से पूछ रहा है, यानी प्रॉफिट के नीचे टाइम आ जाएगा। तो देखो प्रॉफिट कितना है? 4 5 6 का है, 4 5 और 6 का, और टाइम 2 3 6 का है, तो इनके नीचे आ जाएगा 2 3 और 6। भाई इससे ये रख देते हैं 2 बार, ये 6 से 6 एक बार कट जाएगा, 3 नीचे रहेगा, नहीं तो सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 बन गया, ये 5 बन गया, और ये 3 बन गया। मतलब इस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट रहा होगा 653, मतलब जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। कुछ कुछ चीजें तो भाई इजी भी डाली हैं, कोई बात नहीं। एवरेज ऑफ ABCD दे रखा है 30, एवरेज बताना है इनका। अब देखो एक तो एकदम से बकवास मेथड है, वो नहीं करने जाएंगे ऑब्वियसली अपन की। A B C और D को अगर अपन जोड़ के 4 का भाग लगाएं तो वो 30 आएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, ABCD की वैल्यू रख दो। ये नहीं करना है, करना क्या है देखो, फर्क देखो कितना आ रहा है, 2 और 5 7 और 3 10, 10 में से 2 गया तो 8, यानी जितना भी मेरा पहले एवरेज था ना 30, उस 30 में टोटल वो क्या कर रहा है? 8 वैल्यूज बढ़ा रहा है। ये 8 वैल्यूज सभी जो 4 डेटा था उनके ऊपर फर्क डालेगा, इफेक्ट डालेगा, अपना डेविएशन लगा रहा हूं मैं। तो टोटल 2 का इफेक्ट आ जाएगा, 30 + 2 32 मेरा एवरेज बन जाएगा। ये जो आंसर है वो सही है। बाकी आप अपने जो ओल्ड मेथड है उससे जा सकते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 11 नंबर में देखो,
एक डिलीवरी बॉय है, क्या दे रखा है डिलीवरी बॉय के बारे में कि स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM, भाई अपनी ऑफिस से 10 बजे निकला एक आर्टिकल को डिलीवर करने के लिए। ही रोड इज स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 32, उसने अपने स्कूटर को 32 की स्पीड से चलाया और आर्टिकल को डिलीवर कर दिया यहाँ पे, और 15 मिनट का उसने वेट लिया। जैसे जैसे बोल रहा है वो चीजें मैं लिख रहा हूँ, पेमेंट के लिए वेट किया। आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 11:25, मतलब 15 मिनट वेट करने के बाद में वो ऑफिस गया और 11:25 पे पहुंचा। और अब जाते टाइम उसकी स्पीड 24 रही, भाई 24 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। कैसे निकालेंगे, देखो मुझे दे क्या रखा है क्वेश्चन में, भाई मुझे टाइम दे रखा है पूरा कि 10 बजे से लेके 11:25 बजे तक वो बंदा पहुंचा है, यानी उसने 1 घंटा और 25 मिनट लिया होगा। यानी मैं क्वेश्चन में क्या करता हूं, टाइम निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखो उसने x दूरी ट्रेवल करी होगी मान लो यहां से यहां तक, और वो भी 32 की स्पीड से, हाँ या ना। फिर उसने क्या किया, 15 मिनट का वेट किया, ये टाइम आ गया ना, दूरी बटे स्पीड, टाइम हो गया। फिर 15 मिनट वेट किया, घंटे में बदल लेता हूं। फिर उसने क्या किया, x ही दूरी तय करी, जितनी दूरी आया उतनी ही जाएगा, 24 की स्पीड से तय करी, ये भी समय, सारा समय मिला के उसको 1 घंटा और 25 मिनट लगा, तो 25 मिनट को भी मैं घंटे में बदल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, x की जो वैल्यू आएगी वही मेरी डिस्टेंस होगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा, तो 90 यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 96 आएगा, ये बनेगा 3x, ये बनेगा 4x। 15/60 को उधर भेज देते हैं, ऐसा कैसे ही, ये बन गया 85/60 और वो 15/60 है। अब इसे काटना मत, क्योंकि देखो ये 85/60 है, 15 उधर जाके घटेगा तो 70/60 बच जाएगा, यानी 7/6 बच गया। 6 से 96 को काट दो 16 बार, उधर जाके गुना हो जाएगा, और 7x इज इक्वल टू 7 × 16, 7 से 7 भी कट गया, यानी x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी होगी। इजिली अपना आंसर आ गया। भाई 16 तो सिर्फ एक साइड की हो जाएगी ना, x अपन को तो x गया और x आया, यानी कि पूरी 2x निकालनी थी, तो 16 का डबल 32 करेक्ट आंसर करेंगे, 16 मत कर देना, ध्यान रखना बस इस चीज का। अब चलो नेक्स्ट पे, 12 नंबर पे चलो। 3 टाइप ऑफ राइस है, ये तो मतलब वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। और एक चीज बता देता हूं, बहुत बार बोली है मैंने कि वेटेड एवरेज के क्वेश्चन में कभी भी आपको नीचे वैल्यूज नहीं लिखनी है, मतलब नीचे हमेशा रेशियो आएगा। जैसे मैं बताता हूं कि भाई 10 रुपए का चावल था, 10 रुपए किलो वाला, वो 39 किलो लेके आए, यानी 10 × 39। 15 रुपए वाला 26 किलो लाए, और 20 रुपए वाला 65 किलो लाए। थोड़ा सा यार डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, लोकेशन चेंज है मतलब, पर कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। अब देखो नीचे मैंने क्या बोला, अगर मैं क्लास का एवरेज लिख रहा हूँ, ठीक है, बच्चों के मार्क्स लिख रहा हूँ, या फिर मैं XYZ कुछ भी चीज लिख रहा हूँ, तो नीचे कभी भी वो मार्क्स या एवरेज या वो नहीं आएगा, नंबर ऑफ चीजें आएंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, और या फिर नंबर ऑफ जो भी कैट डॉग है, कुछ भी है चाहे वो आएगा। तो अब देखो मैं यहाँ पे नीचे 10 रुपए किलो वाले चावल, 15 किलो वाले चावल, ये नहीं लिख सकता हूं, मैं कितने चावल लाया, रेशियो क्या था वो लिखूंगा, यानी ये वैल्यूज आएंगी, यानी कि क्या आ जाएगा 39 + 26 और प्लस में 65, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करो, ये 390 बन गया, ये बन गया कितना 65 दूनी यानी 1300, और 26 × 15 करेंगे, ये भी भाई 300 और 90 वो, यानी 390 बन जाएगा। अपॉन में ये 3 2 5 और 5 10, यानी 130 ही बन गया ये तो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये 3 बार कट रहा है, ये भी 3 बार और ये भी 10 बार, यानी टोटल कितना बन गया 10 और 3 13 और 3 16, यानी 16 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। बाकी देखो आप इनको प्लस करके 130 से भाग भी लगा सकते थे, पर नहीं, ज्यादा बेटर मेरे को ये चीज लगी, मैंने टाइम सेव किया, यानी जो 16 है वो आंसर आ जाएगा। एवरेज प्राइस निकाली मैंने न्यू ब्लेंड ऑफ राइस की। 13 नंबर पे आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इतना, प्रोडक्ट इतना है, कॉमन रेशियो बताना है। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है, ऐसे नहीं है कि अपन सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी सीख के जाएंगे। तो जब भी अपने पास में एपी का कोई क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई आप ऐसे ही नहीं कि a प्लस n या फिर a प्लस एन डी ऐसे वैल्यूज मानते जाओ, आप ऐसी वैल्यूज मानो जिनको ऐड करने पे कोई फायदा हो। तो मैं क्या बोलता हूं कि a मानो, a प्लस n मानो, तो a माइनस n मान लो, n और n कट जाएगा। अगली और माननी है तो a माइनस 2n, a प्लस 2n मान लो, ये सिखाया जाता है अपन को।
ऐसे ही सेम चीज मैं जीपी में करने वाला हूं कि भाई जीपी की 3 टर्म मानी है तो मैं ए आर और ए आर का स्क्वायर मान सकता हूं, गलती कहीं नहीं है, आंसर ये भी देगी चीज, पर इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि मैं ए बटे आर ए और ए आर मानूं। क्यों? क्योंकि मैं इनका जब गुणा करूंगा तो आर से आर कट जाएगा और मेरे लिए वो चीज फायदेमंद रहेगी, हाँ या ना? ठीक है, तो ये मेरी 3 टर्म्स हो गई। इसने बोला इन तीनों का जोड़ 39/10 है, तो अगर मैं देखो ए को कॉमन निकाल लूं तो 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10 दे रखा है। और प्रोडक्ट की बात करें इन तीनों को, देखो मैं गुणा करूंगा, आर से आर कटेगा, ए का क्यूब बराबर 1 आ जाएगा, मतलब ए बराबर 1 आ जाएगा। A1 यहां रख देंगे, ये चीज गायब हो जाएगी। आर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 1 प्लस आर प्लस में आर स्क्वायर बराबर में 39/10 आर। 10 से इधर गुणा कर देते हैं या फिर 10 से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा? नई इक्वेशन बनेगी 10 प्लस में 10r प्लस में 10r स्क्वायर और बराबर में 39r। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं r की वैल्यू निकाल सकूं। 10r स्क्वायर आ गया, ये इधर आके घटेगा तो माइनस में 29r आ गया, प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। मुझे कोई दो वैल्यू ऐसी बता दो, पॉज करके वीडियो को सोचना जरूर, मेरा ही मत सुनते जाना। दो वैल्यूज ऐसी बता दो जिन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आए और एडिशन करूँ तो 29 आए। क्या दिमाग में आया भाई? मैंने सोचा कि 100 बनता है 20 और 5 से, या फिर 10 से, या फिर 25 4 से, और आंसर दिख गया। देखो 25 और 4 को जोड़ने पे 29 आ रहा है, गुणा करने पे 100 आ रहा है, हाँ या ना? यानी मैंने क्या बोला, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 5r। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ब्रेक किया है, बस कोई नई चीज थोड़ी करी है। और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे अपन चीजें, ठीक है। मैंने यहां से और यहां से कॉमन निकाला तो 5r मेरे को कॉमन आता हुआ दिख रहा था, यहां बच गया 2r, यहां बच गया 5। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला माइनस का 2, तो फिर मुझे 2r और माइनस का 5 दिख रहा था। फिर से 2r माइनस 5 कॉमन आएगा, यानी 2r इज इक्वल टू 5 और 5r इज इक्वल टू 2, हाँ या ना? ठीक है, यानी एक बार तो r की वैल्यू 2/5 आ जाएगी, एक बार r की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। जो ऑप्शन ये है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं दिक्कत है कोई? तेरा नंबर भी इजी था। बस दिक्कत कहाँ लगी कि थोड़ा सा मुझे लेंदी जाना पड़ा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, तो वो मैं ऑलरेडी चीज बात कर चुके हैं अपन। 14 नंबर पे आ जाओ। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू ऑफ 3ab अपन को बतानी है। कैसे बताएंगे भाई? देखो ये तो अपन को पता ही है कि a की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में b की पावर 4 जो होता है ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में ab प्लस b स्क्वायर और इनटू में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर, दोनों टर्म्स आती हैं। तो देखो यहाँ पे वही दे रखा था कि भाई देखो 16 और 81 है, तो इधर मतलब क्या होता है कि उनकी रूट आ जाता है। तो देखो 4 और 9 मिला मुझे, 36 था तो उसकी जगह 6 मिला, यानी कि ये जो है ये वाली जो टर्म है 91 वाली, ये बराबर हो जाएगी 13 इंटू में। अब मैं इधर वाली वैल्यू निकालूंगा तो देखो माइनस वाली टर्म आ गई है, यानी ये वाली टर्म, अब प्लस वाली टर्म आएगी, यानी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस में 6ab की वैल्यू अब निकलेगी। तो वो क्या निकलेगी? अब देखो 13 से 91 में 7 बार कट गया, यानी 7 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस में 6ab। लेकिन मुझे ये पूछा ही नहीं है, मुझे 3ab पूछा है, तो मुझे ये इसके नीचे लिख के काटा पीटी करनी पड़ेगी। ठीक है, काटा पीटी कैसे करेंगे? देखो लिखा अपन ने 4a स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर माइनस में 6ab, इसकी वैल्यू मुझे 13 गिवन थी। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं, इनको घटा देते हैं, सबके साइन बदल जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस का 6 आया और ये 12ab आया, तो ये उधर जाएगा। यहाँ से मैं ab की वैल्यू निकालूंगा, माइनस 6/12 यानी माइनस 1/2 आ जाएगी। ab की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, लेकिन मुझे तो ab नहीं 3ab पूछा है, यानी कि क्या आ जाएगा 3ab के लिए माइनस में 3/2, माइनस का 3/2 मतलब ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं था इसमें, तो ये छोटा सा बस फॉर्मूला लगाना था। अगर ये ध्यान है तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम वाली बात है ही नहीं। ठीक है भाई, आते हैं 15 नंबर के ऊपर। इसमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है B के ऊपर। तो इस तरीके से ट्राइंगल बनाया, A B और C, यहाँ राइट एंगल है। इसमें AB की वैल्यू 7 दे रखी है, AC की वैल्यू दे रखी है 1 + BC, ऐसा लिख सकता हूं मैं, यानी 1 + BC, और BC तो अपने आप में BC है ही। वैल्यू और इसकी बतानी है। अब देखो एक चीज बता दो मुझे, बस क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि भाई इतनी भारी क्या चीज दे दी है। एक चीज बताना बस, क्या आपने कभी कोई ऐसा ट्रिपलेट पढ़ा है अपनी लाइफ में जिसमें 7 आता हो? बिल्कुल पढ़ा है भाई, 7 के साथ में 24 और 25 आता है। इसी को चॉइस क्यों माना? क्योंकि इसमें 1 प्लस था
और अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आती कि भाई मैं कैसे ट्रिपलेट याद रखूंगा और कैसे इतना जल्दी एग्जाम में लिख दूंगा, वो ये करना 7 का स्क्वायर करना प्लस में BC का स्क्वायर करना और वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस BC के होल स्क्वायर के। ये इक्वेशन सॉल्व करके तो इजीली B से निकाल सकते हो आप। भाई इसको सॉल्व करोगे BC का स्क्वायर कट जाएगा, वहां से 2BC इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48 आएगा, मतलब BC इज इक्वल टू 24 मिल जाएगा। तो ये 24 25 निकल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ या ना। अब मुझे क्या पूछा है, सेक C लिखना है। तो इस एंगल के लिए अगर सेक लिखूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 25 और बटे में 24। और कोट के लिए A लिखना है मुझे, यानी क्या आ जाएगा 7 और बटे में 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 और 7 कितना हो गया, 32 बटे 24, 8 से काटेंगे तो 4 बटे 3 आ गया। 4 बटे 3 का मतलब डी ऑप्शन एकदम से सही है। ठीक है, इजी चीज थी। 16 नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या बता रहा है, एक लैडर है, ये तो क्वेश्चन इजी ही होना है, हाइट एंड डिस्टेंस में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लैडर इस तरीके से रखी जाती है। इसने बोला कि टॉप ऑफ वॉल जा रही है, फुट ऑफ लैडर 5 मीटर दूर है, ये 5 है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री है, यहां घुमा दिया इसने, चलो कोई नहीं। लेंथ ऑफ लैडर पूछी है अपन से, एक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई 15 डिग्री की वैल्यू नहीं याद होती है अपने को, पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मैं ऐसा तो लिख सकता हूं ना। अच्छा ये तो बता दो कि ये जो है हाइपोटेनियस और ये जो बेस है ये किस में आते हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, cos थीटा में आते हैं। यानी cos 15 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 5 अपॉन एक्स। cos 15 को क्या लिख सकते हैं, cos 45 माइनस 30, हाँ या ना। और cos C माइनस डी का फॉर्मूला तो पता है अपन को क्या होता है। भाई जिन जिनको याद नहीं है उनको तो अभी रिवीजन की नीड है। चलो मैं लिखता हूँ cos C माइनस डी, कैसे याद करवाया था, याद होगा पहले प्रीवियस पेपर में बहुत डिटेल में बताया कि cos थोड़ा टेढ़ा होता है, बोलता है कि पहले मैं पूरा खुद ही आऊंगा, तो cos C cos D आता है और माइनस को भी प्लस में बदल देता है, फिर आ जाता है sin C और sin D। और साइन जो होता है वो सीधा होता है, वो दोनों को मौका देता है, साइन भी नहीं बदलता है, सारी कहानियां पड़ी हुई हैं। लिख दो भाई cos 45 cos 30 प्लस में sin 45 और sin 30 इज इक्वल टू किसके आ गया, 5/x के। ये कितना होता है 1/√2। ये कितना होता है cos 30 की वैल्यू √3/2, फिर प्लस में क्या आ जाएगा sin 45 1/√2 और इनटू में sin 30 1/2, फिर इज इक्वल टू 5/x आ गया, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का एलसीएम 2√2 आ गया, यहाँ √3 + 1 आ गया, इज इक्वल टू 5/x आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या आएगी, 5 × 2 मतलब 10√2 अपॉन में √3 + 1। पर ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, मतलब इसने रैशनलाइजेशन किया होगा, तो √3 - 1 और अपॉन में √3 - 1, ये कुछ नहीं है भैया ना, हटा देता हूं। चलो अभी रैशनलाइजेशन तो इजी है भाई, ये देखो ये बन गया 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो 5√6 मैं लिख देता हूँ 5√6 और इनटू में माइनस में 5√2, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये, हाँ या ना। लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस में तो इश्यू नहीं आने वाला है एग्जाम में। 17 नंबर पे आओ, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार का क्वेश्चन है। मैंने पढ़ाया था बार की ट्रिक्स क्या होती हैं कि भाई अगर मुझे 0 पॉइंट AB का बार दे रखा है, जितने नंबरों पे बार होता है उतने 9 आ जाते हैं, यानी AB/99 आ जाएगा, और जितनों पे बार नहीं होता उतने 0 आ जाते हैं। चलो बताने की नीड नहीं है, क्वेश्चंस में देख लो। n इज इक्वल टू ये क्या लिखा है 0.369 369 369, यानी 0.369 का बार है ये। m इज इक्वल टू क्या है 531 531, यानी 531 के ऊपर बार है, हाँ या ना। यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 369 अपॉन में 999, 3 पे बार था तो 3 9 आ गए, इसे 531 अपॉन में 999, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसने क्या बोला 1/n कर दो, 1/m कर दो, दोनों का उल्टा कर दो, यानी कि 999 अपॉन 531 कर दो और 999 अपॉन में 369 कर दो। ठीक है, इनको अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये कटेंगे किसी ना किसी चीज से। देखो 9 से कट रहा है, 9 से 41 टाइम्स, ये 9 से 111 बार, ये भी 5 3 8 और 1 9, 9 से कट रहा है 111 और अपॉन में 9 पंजे 45 और 9 बार, ठीक है 59 आ गया। 59 और 41 तो नीचे आएगा, 41 और 59। मैं बता दूं आंसर क्या आएगा, आंसर इसमें आएगा ये वाला। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि 59 आ जाएगा 111 इंटू 41 आएगा और प्लस में 11 इंटू 59 आएगा। 111 कॉमन ले ना, तो देखो 2 0 लग जाएंगी,
और 111 के आगे 2 जीरो इसी ऑप्शन में है, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर दिखेगा। ठीक है भाई, 18 नंबर पे आ जाओ। ए है वो HCF है इन दोनों का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? अरे भाई 3/4 और 9/16 का HCF लेना है, मतलब ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, है ना? तो इनका HCF तो 3 है, LCM 16, ये ए की वैल्यू। बी अगर लिखेंगे तो 16/5 और 4/25 का LCM, यानी जो भी चीज बोलता है वो ऊपर कर दो और जो बच गई वो नीचे कर दो, यानी इन दोनों का LCM मतलब 16 और इन दोनों का HCF मतलब 5। ए और बी दोनों मिल गए, A + B बताना है, कितना आ जाएगा भाई? LCM आएगा 80 और 15 और 256, ये इसमें जुड़ेगा तो 271 और अपॉन में 80, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सी था, काफी इजी। 19 नंबर पे आओ। हाँ, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मतलब इश्यू था कि जैसे देखो, मैं मतलब इसका सॉल्यूशन जैसे बाद में बताऊंगा, पहले डिक्लेयर बता देता हूं मैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो अगर आप देख रहे हो तो। बाकी एक कहानी बता रहा था मैं कि अगर ये एक रेक्टेंगल होता ना और फिर अपन को ऐसा दिया हुआ होता कि भाई इसमें यहां से एक पॉइंट ऐसे जा रहा है और एक पॉइंट ऐसे जा रहा है, तो पता है मैं क्या करता? मैं इस चीज का एरिया तो मेरे को गिवन था, मान लो 12.5, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता, इसका एरिया अपन इजीली लिख पाते, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता, इसका एरिया इजीली लिख पाते, तीनों चीजों के एरिया को जोड़ के इक्वल टू कर देते अपन रेक्टेंगल के एरिया के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात है वो तो, और उससे अपना इजीली आंसर भी निकल जाता। पर भाई मेरे को जैसे मैंने 2-3 बार सिंप्लीफाई किया, ये समझ नहीं बैठी, या तो मतलब स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा या पता नहीं जो भी है, कि पैरेललोग्राम में मैं वो एरिया कैसे लिखूंगा और इक्वेट कैसे करूंगा। फिर मुझे कुछ डायगोनल्स में जाना पड़ेगा, और डायगोनल में जब जा रहे थे, जब मतलब कोई चीज एरिया की इनमें नहीं बन रही थी, तो मतलब थोड़ा सा इसको सोचूंगा, या तो बाद में इसका शॉर्ट्स बना के अपन डाल देंगे, या जो भी है वो देख लेंगे। ठीक है, 20 नंबर पे आओ। 20 नंबर में क्या बोल रहा है कि वाटर फ्लो कर रहे हैं टैंक में, जो टैंक की ये डायमेंशंस दे रखे हैं, यानी 200 × 150, और एक रेक्टेंगुलर पाइप है वो इतने डायमेंशन की है, उससे पानी आ रहा है इस स्पीड से, कितनी देर में पानी का जो लेवल है वो 2 मीटर से बढ़ जाएगा। मतलब कि जैसे देखो, ये जो है ये मेरा टैंक है ना, तो इसमें मेरे को लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसने बोला 2 मीटर से लेवल बढ़ जाए, मतलब इतना लेवल बढ़ जाए। अरे मतलब मेरे को हाइट भी मिल गई, यानी वॉल्यूम अगर निकालूंगा तो × 2 कर दूंगा, मतलब देखो 15 दूनी 30 दूनी 60, और 60 के आगे 3 जीरो, मतलब 60,000 मुझे पानी भरना है। ये तो क्लियर हो गया। अब ये 60,000 भरना किस चीज से है? इसी पाइप से भरना है, यानी कि पहले मैं ये तो देखूं कि ये जो पाइप है ये 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ पानी फेंक रही है, क्योंकि इन मिनट से बात करनी है। तो देखो ये पाइप है 1.5/1.25 मतलब 1.25 की, और ये जो है ये 20 km/h से पानी फेंक रही है, यानी कि अगर मैं इस पानी को मीटर में बदल लूँ किलोमीटर को, तो आगे 3 जीरो लगानी पड़ेंगी, घंटे को मिनट में बदलूंगा तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि सिंप्लीफाई करूंगा तो 20 से 60 3 बार कट गया, 1000/3 इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी एक तरीके से, यानी कि मैं ये निकाल पाऊंगा कि वो कितना वॉल्यूम ऑफ पानी 1 मिनट में फेंक रहा होगा, यानी कि कितना आ गया? 1000 और बटे में 3। देखो इस एक पॉइंट से यार यहाँ 2 पॉइंट से ये तीनों जीरो कट गए, 3 से 15 5 बार कट गया, 125 × 5 करेंगे, मतलब 625 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट में ये पाइप फेंक रही होगी। मेरे को तो 60,000 पानी फेंकवाना है, यानी 60,000 में मैं क्या करूंगा? इस 625 का भाग लगा दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 25 से 25 बार, 25 से 2 बार 50 और 2400, और अब देखो इसमें भाग लगाएंगे तो मतलब ऐसा कर लो, 25 को 5 × 5 लिख लो, एक 25 से करेंगे तो इसका डबल 48, एक 5 से और करेंगे तो इसका डबल 96, मतलब 96 आंसर आ जाएगा। एक बार 1 जीरो हट गई, एक बार 1 जीरो। कुछ बच्चे जिनको ट्रिक्स पता है मेरे वाली वो समझ गए होंगे मैंने 96 ऐसे लिखा, जो नहीं समझे वो ऐसा कर लो कि 25 से 100 को 4 बार काट दो, 24 × 4 भी छाड़ में होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 21 नंबर पे आ जाते हैं। एक ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी है मुझे 7,9, 3,-7 और -3,3। बोल रहे ट्राइंगल कैसा है इनमें से बता दो, तो अपन को क्या है? लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ के बिना तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि ट्राइंगल कैसा है, तो जल्दी जल्दी लेंथ लिख लेते हैं। 7 - 3 यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, यहाँ देखो 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, -7 - 3 यानी -10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, ये तो √136 बन गया, चलो लिख देते हैं।
7 + 3 10 का स्क्वायर 100, 9 - 3 6 का स्क्वायर 36, फिर से 136। अरे वाह भाई, ये तो गजब बन गया। और इसको जोड़ो, देखो 272, ये तो और भी गजब हो गया कि दो साइडें इक्वल आ रही हैं, मतलब आइसोसेलेस है पक्का, और इन दोनों का जोड़ इसके बराबर बन रहा है। यानी कि ये एक क्या है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर बन रहा है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। मतलब बोथ ए एंड सी आंसर हो जाएंगे। काफी सही क्वेश्चन था ये तो। 22 नंबर पे आ जाओ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है जो पास हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इनके तो इंटरसेक्शन से, मतलब इनके इंटरसेक्शन से पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो एक लाइन तो है x + y = 8, एक लाइन है 3x - 2y + 1 = 0। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूं मैं, यानी 2x प्लस में 2y, वो इधर ले आया तो -16 = 0। इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो। घटाने से क्या होगा, नहीं 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 नहीं, घटाना नहीं है, घटाना नहीं है। ओहो, कोई नहीं, जल्दबाजी में सारा कल्याण हो गया। फिर से लिख देता हूं। पहली इक्वेशन थी 3x - 2y + 1 = 0। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यानी 2x + 2y और -16 = 0। ऐड करना था इनको, यानी 5x = -15, उधर जाके प्लस का 15, मतलब x 3 आ रहा था। अब अगर x 3 है तो मैं यहां रखूंगा तो y = 5 मिल जाएगा। मतलब मुझे एक ऐसी लाइन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो, इस पॉइंट से मतलब 3,5 से, और उसका स्लोप कितना हो वो मैं अब निकालूंगा। देखो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इनके। अरे तो भैया जी इनका स्लोप निकाल लो पहले, यानी m1 क्या आ रहा है, 6 - 4 यानी कि 2/3। लेकिन जब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखना होता है तो इसका साइन बदलो और इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये मेरा स्लोप होना चाहिए और इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, y - y1 = m × x - x1। इजी है। ये 2y - 10 = -3x + 9 बन गया। ये उधर जाएगा तो 3x + 2y, और ये उधर आ जाएगा तो, या फिर ये उधर चला जाएगा तो 19, यानी 3x + 2y = 19। जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 23 नंबर पे आओ। ये बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं और थोड़े से क्या है, दिमाग वाले होते हैं। कैसे, इसको तोड़ के ऐसा बनाना होता है। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, 1 में, ये तो चलो रहने देता हूं, मैं लिखूंगा ही नहीं बार बार, मैं इसी को चेंज करता हूं बस। 16/23 था, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी 16 ऊपर जाएगा तो सेम ही चीज है। ठीक है, अब इसे मैं क्या कर सकता हूं, ब्रेक करूंगा। कैसे, मैं इसे लिख दूंगा 1 + में 7/16। क्यों, क्योंकि देखो अभी भी ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, इधर कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी कि ऊपर 1 आ जाए, हाँ या ना। अब ऊपर 1 बनाने के लिए इस 7 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो देखो 1 में 1 + 1/16 और बटे में 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बार 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 करनी है यही चीज, 1 में 1 + 1 अब 16/7 है। मुझे फिर यहाँ पे एक 1 चाहिएगा, मतलब फिर ऐसा ही तोड़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसा तोड़ूंगा इसे कि ये बन जाए 2 और प्लस में देखो 2/7 कैसे बन रहा है, देखो 7 दूनी 14 और 2 16/7 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ 1 चाहिए ना, ये देखो 1 चाहिए, ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, 1/1 + 1/2 + 1/7/2। अब बस एक लास्ट बार 7/2 को तोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, 1/1 + 1/2 + 1/7/2 है। 7/2 को अपन क्या कर सकते हैं, 3 + 1/2 लिख सकते हैं। क्यों, और देखो एक ऐसा भी कर सकते थे अपन कि 2 और प्लस में 3/2 लिख देते। भाई ये भी तो 7/2 ही बन रहा है, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंपेयर करना, इस चीज को इस चीज से कंपेयर करना। भाई ए की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ लिखूंगा। फिर बी है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 है। यानी कि ए बी सी का मीन बताना है, 3 2 5 और 1 6, 6/3 करेंगे, मीन आ जाएगा 2 2, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्योरली कैलकुलेशन थी और प्योरली थोड़ा सा ठीक ठीक दिमाग लगाना था। 24 नंबर पे चलते हैं। बहुत ही मतलब बकवास क्वेश्चन है, बोनस मानता हूं मैं तो वैसे ही सीआई के क्वेश्चन को, डीआई के क्वेश्चन को, सीआई कहाँ आ रहा है। ठीक है, करना क्या है, देखो फॉलोइंग टेबल के अंदर अपन को मार्क्स दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स किस बच्चे के हाईएस्ट है। मेरे को एवरेज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि सभी के टोटल मार्क्स तो सेम होंगे ना, इसलिए अपन सिर्फ क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं किसके सबसे ज्यादा बन रहे हैं। तो मैं जोड़ लेता हूं इनको जल्दी जल्दी से, 10 और 5 15, फिर इधर एक कैरी लगेगी तो 9 8 7 और ये 51 आ जाएगा, 515 आ गया।
इसमें जोड़ेंगे तो ये तो 0 आ गया, और ये जोड़ेंगे तो 9 9 9 8 7 और 6, ये 4 9 आ जाएगा, 490 आ गया। इस वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 पंजे 25 का 5, 2 कैरी लग गई, 28 और 2 30, 30 और 17 यानी 475 आ गया। ये जुड़ेगा तो 10 का 0, 1 कैरी लग गई, 24 और 1 25 और 27 यानी 52, 520 आ गया। सबसे ज्यादा किसके हैं, इसी के मार्क्स हैं, यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ ये कोई कैलकुलेट करने वाली चीज थी क्या? आगे आओ, एक 2 डिजिट का नंबर है। हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं कि एक 2 डिजिट का नंबर अपन को बनाना है जो कि 4 5 6 और 7 से बनेगा, ठीक है। ये नंबर को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये डिविजिबल बाय 3 हो अगर रिपीटेशन अलाउड कर दे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कैसे करेंगे? देखो पहले तो मैं वो नंबर्स निकालता हूं जो 3 से डिविजिबल हो ताकि मुझे फेवरेबल आउटकम मिल पाए। तो देखो इनसे मिला मिला के मैं 2 डिजिट्स के मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और कंपेयर करूंगा। दिमाग में ये सोच लूंगा कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे देखो 45 होगा क्योंकि 5 और 4 का जोड़ 9 बनना चाहिए, हो रहा है, ठीक है। इसका उल्टा भी होगा फिर तो, ठीक है। फिर देखो 56 नहीं बन पाएगा, 57 बन जाएगा, 57 क्योंकि होता है, और 75 भी बन जाएगा, 3 से होता है डिविजिबल, ठीक है। और तो इन दो के कंपेयर में कोई नहीं बन पाएगा। अब रिपीटेशन पे देख लेते हैं, 44 नहीं होता, 55 नहीं होता, 66 होता है और 77 भी नहीं होता। यानी कि फेवरेबल आउटकम तो मिल गए मुझे 5, फेवरेबल बराबर 5। अब बस मुझे टोटल और चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल आउटकम कितने होंगे भाई? देखो 1 2 3 4 नंबर हैं और मुझे मतलब कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि इस पोजीशन के लिए भी 4 चीजें अवेलेबल हैं, इस पोजीशन के लिए भी 4 चीजें, मतलब टोटल 16 बन सकते हैं। 5/16 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सच में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं। 26 नंबर पे आओ, ये भी प्रोबेबिलिटी। भाई देखो सच में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और ये जो चैप्टर्स है ना, ये सच में मैंने मतलब पढ़ाई भी इसी हिसाब से थे और सच में मजेदार चीजें होती हैं, मजा आता है इनको करने में। देखो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अपन को 7 मेंबर की एक टीम बनानी है, ठीक है। और कहां से? 8 वुमेन और 6 मेन में से, ठीक है, कि नो इवन नंबर ऑफ मेन, इवन नंबर ऑफ मेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। औरत को हो सकता है और एटलीस्ट 1 वुमेन हो ग्रुप के अंदर, ठीक है। एटलीस्ट 1 वुमेन हो, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, बेस्ट है। इन चीजों को बस ध्यान रखना है और बनाना है। कैसे बनाऊंगा? देखो ऑब्वियसली कैसे बनेंगे कि मैं क्या करूं कि 7 लोग होने चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं कि, और ये इवन ले नहीं सकते अपन, तो इनमें से मैं 6 ले लेता हूं, 8C6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से मैं 6 लोग ले चुका हूं, तो इसमें से अब सिर्फ 1 लोग लेना है मुझे, यानी 6C1, ठीक है। अब मैं देखो 6C2 नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो इवन हो जाएगा फिर, यानी मेरे को 6C3 लेना पड़ेगा, और अगर 3 लेना पड़ा तो इधर मुझे 8C4 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 7 लोग होने चाहिए। देखो यहाँ भी 7 हो रहे थे। अब मैं 6C4 नहीं ले पाऊंगा तो 5 लेऊंगा, और अगर 5 लेऊंगा तो इधर 8C2 लेना पड़ेगा मुझे, अभी भी 7 हो रहे हैं। अब मैं 6C6 नहीं ले सकता क्योंकि फिर इधर 1 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी चीज, आगे वाला भी नहीं ले पाऊंगा। यानी ये केसेस बनेंगे, इनको निकाल के जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये क्या बनेगा? देखो 8 × 7, इसे 8C2 लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया, और 6C1 तो 6 ही हो जाएगा, यानी ये 28 × 6 यानी कि कितना आ गया, 168 आ गया। 8C4 को लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 और बटे में 4 × 3 × 2 × 1। देखो यार ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मामला है तो घसड़ पसड़ भी होगी, तो इग्नोर करना। 6 5 4 और 3 और 2, ये कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 3 से 6 2 बार कट गया, 7 दूनी 14 5 70, 70 × 20 यानी 1400 आ गए। और इसमें 8C2 को लिखेंगे 8 × 7 बटे 2, 6C5 को 6 ही बोल देंगे, तो 28 × 6, तो फिर से 168 आ गया। ये और ये जोड़ेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? जोड़ दो भाई, 168 और 168 कितना बनेगा? 336, और ये 1400 में जुड़ेगा तो 1736 आ गया। इतने लोग मेरे फेवरेबल आउटकम में आएंगे। देखो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है भैया जी, तो नीचे टोटल आएगा। अब टोटल कैसे निकलेगा कि 8 और 6 14 लोग थे और उनमें से मुझे 7 की टीम बनानी थी, यानी 14C7 आएगा। अब ये कैलकुलेट करो भैया जी, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी बात, तो लास्ट में चीजें नहीं है, पर कोई नहीं, कर लेंगे।
1736 और बटे में 14 से 7 को कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं छोटी सी जगह में करता हूँ। 14, 13, 12, 11, 10 और 9 और 8 भी आएगा, 7 हो गई। और नीचे 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। भाई 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, अब और क्या काटें? 4 तिये 12 कट गया और 6 पंजे 30 होता है, जो 10 से 3 बार कट गया और वो 3 से 9 को मैंने 3 बार काट दिया। तो देखो 24 इंटू 11 इंटू 13 बच गया। 24 इंटू 11 और इंटू में 13। अब भाई और भी कटेंगे ये, ताकि ऐसा आंसर आ पाए। अब ऐसा आंसर कैसे लाया जाएगा? देखो 4 और 13, 9 से तो 11 से तो नहीं कट रहा, 11 से नहीं कटा तो 13 से कटेगा। 13 कम 13, 43। ऐसा कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। ये 6 बार कट गया, 4 से 4 बार और 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, 434। एक बार और कटेगा, चलो 2 से और काट देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 217 आ जाएगा। मिल गया ना आंसर, 217। और अपॉन में यहाँ पे देखो इनको करेंगे तो हाँ ये आ जाएगा, बिल्कुल यही वाला आंसर है, 217 अपॉन 429। कैलकुलेशन थी प्योर, बाकी मुश्किल वाली बात नहीं थी कोई भी। 27 नंबर पे आओ। एक बास्केट है, उसमें 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन और 3 येलो बॉल्स हैं। क्या करना है अपन को? 2 बॉल को पिक करना है रैंडमली। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आइदर ग्रीन हो या फिर येलो हो, दोनों के दोनों। तो भाई देखो, ग्रीन होंगी तो इन 4 में से सिलेक्ट करेंगे और येलो होंगे तो इन 3 में से करेंगे। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो देखो 6, 4, 10, 3, 12, 2, 15, 15 में से 2 चूज कर लेंगे। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 3C2 की वैल्यू 3 होगी। 15C2 हो जाएगा 15 इंटू 14 बटे 2 इंटू 1 आएगा, वो ऊपर भेज दिया। तो कितना बन गया? 9 बटे 15 इंटू 7। 3 से कटेंगे ना तो 3 बटे 35 आ जाएगा, ये वाला आंसर है। ठीक है भाई, 28 नंबर पे चले। इसमें क्या दे रखा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 400 से 700 के बीच में नंबर बताने हैं जिनमें 6 वाला डिजिट एग्जैक्टली 2 बार आए। तो देखो 400 वाली लाइन में 400 से लेके 500 तक सिर्फ एक बार आएगा 466 में। 500 से 600 में भी सिर्फ एक बार आएगा 566 में। यहां पे मामला बदलेगा। कैसे? देखो 660, 661 ऐसे करके 665 तक 666 भी आएगा, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 669 तक चलेगा, फिर आगे तो 670 आ जाएगा। इसे नहीं ले सकते क्योंकि एग्जैक्टली 2 बार है। तो देखो ये टोटल कितने थे? 10 थे, एक ये वाला कम हो गया, यानी 9 बार और आ गया। देखो एक ये था, फिर एक बार ये आया, फिर यहां 9 बार आ गया। अभी और बचा है, देखो बड़े बड़े आंसर है। कौन सी सीरीज बच गई? अरे भाई ये वाली 606, 616 ऐसे कर करके फिर 666 आएगा, वो छोड़ देंगे, और ऐसे करके 696 तक, यानी फिर 9 बार और आएगा, यानी प्लस 9 और। तो 18, 19 और 1 20 आंसर आ जाएगा। मजेदार क्वेश्चन होते हैं सच में ये वाले। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि n की वैल्यू बतानी है। बहुत ही हाँ, इसमें एक इसमें वो था, करेक्शन था। करेक्शन क्या था मैं बताता हूं। ये वैल्यू को इसमें 3 करना था, ये करेक्शन था बस इसमें। ठीक है, अब देखो NP4 को मैं क्या लिखूंगा? n इंटू में n-1, n-2 और इंटू में n-3, और इसे भी मेरे को 4 बार कम करना है, तो n-1, n-2, n-3 और n-4 बराबर में 5/3 आ गया। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। 3 n के साथ गुणा हो गया, 5 इसके साथ गुणा होगा तो 5n-20। 2n इज इक्वल टू 20, मतलब n इज इक्वल टू 10 आ गया। n ही मुझे फाइंड करना था, और n इसने बोला 4 से बड़ा होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो 10 ही आ रहा है अपना। लास्ट फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में डरावना है पर डरना नहीं है। मैं बताता हूं क्या करना है। 5 की पावर, देखो 5 है ना मेन अपना अक्षर, जितनी भी पावर में है ना चीजें, उन सबको तो ऊपर लिखो, 6 गुना 2 गुना 15 गुना 7, और जितनी भी रूट वाली वैल्यूज हैं उनको नीचे लिख दो बस, यानी कि 3, 5, 3 और 14। काट दो इनको। अब 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है भाई, फिर क्या होगा? 3 पंजे 15 कट गया, 3 से 6 2 बार कट गया, 5 का स्क्वायर आंसर बच जाएगा। जो ए ऑप्शन है वो सही है। कितना डरावना लग रहा था और कितना इजी था क्वेश्चन। ठीक है, खत्म हुए सारे के सारे क्वेश्चन फाइनली। और बोला था मैंने कि चीजें इररिलेवेंट मिलेंगी, लेकिन फिर भी सीखने को काफी कुछ था। मतलब बहुत सारी चीजें नहीं सीखने को मिली, मजा आया सिंप्लीफाई करके। बाकी
मिलेंगे अपन अगले पेपर के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।